नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 12। और आज का जो रूल पिक किया है वो मैंने पिक किया है आर्टिकल के चैप्टर से। आर्टिकल के चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज मैं एक्स्ट्रा सेक्शन कवर कर रहा हूँ जो आर्टिकल से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 10 से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आर्टिकल ए और आर्टिकल एन से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, पकड़ में भी आ जाते हैं और हम कर भी लेते हैं। लेकिन जब बात आती है आर्टिकल द की तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज पूरा का पूरा जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने आज फोकस किया है कि इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे पाऊँ। अगर आप में से कोई नया बच्चा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्ले लिस्ट में जो है तकरीबन 11 वीडियोज़ और आ गई है, वो सारी की सारी वीडियोज़ आप एक सीरीज़ से देखो। आपका इसी सीरीज़ से पूरा परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा, टू द पॉइंट हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा या एक भी वैरायटी ऐसी नहीं मिलेगी जो इस सीरीज़ से बाहर आपके एग्जाम में पूछी गई हो या पूछी जाएगी। संभावना नहीं है, 120 रूल में सब कुछ कवर हो जाएगा। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में वो सेक्शन पिक कर रहा हूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इसके बाद वाला जो सेक्शन पिक करूंगा वो पिक करूंगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन वो आसान हो, और लास्ट में जो बचा कुचा पार्ट है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो सारे के सारे कवर कर दूंगा। अल्टीमेटली सीरीज से आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है तो मैं चाहूंगा इसको पॉज करके एक बार आप सब लोग इसको अटेम्प्ट करके इसको ट्राई करके देख लो क्या ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सही से आप लोग लगा पा रहे हो। अगर लगा पा रहे हो और इनके एक्सप्लेनेशन भी पता है, ठीक है ना, तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर इनका एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तो वीडियो को पूरी तरीके से देखो, सही से देखो। तो हम बात करते हैं आज के आर्टिकल की। मैं थोड़ा बेसिक आपको बताना चाहूँगा। बेसिक में अगर हम बात करें आर्टिकल की डेफिनेशन सबसे पहले एक लाइन में सिखाई जाती है, आर्टिकल द वहीं से क्रैक हो जाता है। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल की डेफिनेशन में हमें बताया जाता है कि आर्टिकल दो तरीके का होता है। एक आर्टिकल होता है जो ए और एन कहा जाता है, ये वाला जो ग्रुप होता है ये इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है। दूसरा जो कैटेगरी होता है वो आर्टिकल द होता है जो डेफिनिट की कैटेगरी में आता है। मैं या यूं कह दूं, इसको हम अनिश्चित 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 बोल सकते हैं और इसको हम निश्चित बोल सकते हैं, निश्चित बोल सकते हैं। वैसे तो कोर इसी में है, वैसे तो कोर इसी में है, लेकिन सेंटेंस के अंदर ये इंडेफिनिट और डेफिनिट पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें कुछ सिखाया जाता है कि आर्टिकल ए का इस्तेमाल हम और आर्टिकल एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। आर्टिकल एन का इस्तेमाल ऐसे नाउन के पहले करते हैं जहाँ पे हमें वोवेल साउंड मिलता है और जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है, वहाँ पे हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। और हम ये साउंड जो है वो हिंदी के हिसाब से देखते हैं, अंग्रेजी के हिसाब से नहीं देखते हैं। ये लगभग लगभग मेरा मानना है कि किसी बच्चे ने थोड़ी सी भी अंग्रेजी पढ़ रखी होगी तो उसको पता होगा। या यूं समझ लो कि अगर कोई नाउन ऐसा है जिसको जनरल सेंस में इस्तेमाल करना हो तो हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं, या एक का सेंस देना हो तो हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। लगभग अगर इतनी जानकारी है तो एग्जाम के क्वेश्चन आपके इसके करेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आर्टिकल दा की बात करें तो आर्टिकल दा के विषय में एक सीधी लाइन ये याद रख सकते हो, अगर किसी नाउन का अतिरिक्त अतिरिक्त विवरण दिया हुआ हो सेंटेंस के अंदर तो उस नाउन के पहले हमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है। और जो अतिरिक्त विवरण दिया जाता है वो इसको डेफिनेट करने के लिए दिया जाता है। अतिरिक्त विवरण जो है वो इसको डेफिनेट करने के लिए दिया जाता है। लगभग सारे शिक्षक ये बात आपको बता जाते हैं, लगभग सारे शिक्षक ये बात बता जाते हैं, और टेक्निकली ये सारी जो चीज़ है वो हर किताब में लिखी हुई भी मिलती है। इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। रीज़न ये है कि सेंटेंस में जो अतिरिक्त विवरण है वो किस किस तरीके से दिया जा सकता है वो बहुत सारे टीचर्स आपको सही से नहीं बताते हैं। इस वजह से जो है वो कंफ्यूजन बना रह जाता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किसी नाउन का अतिरिक्त जो विवरण है सेंटेंस के अंदर कैसे कैसे दिया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है जो ये अतिरिक्त विवरण दिया जाता है, जो अतिरिक्त विवरण दिया जाता है इसको आप यूं कह सकते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी नाउन के विषय में। क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन नाउन के विषय में दिया, अगर अंग्रेजी में बोले तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले
शब्द को जो है हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो हम उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। तो आज की जो चर्चा होने वाली है वो चर्चा होने वाली है मेनली जो है आपकी इस पे, मेनली चर्चा होने वाली है एडजेक्टिव फ्रेज में, और एक लेक्चर और बनाऊंगा इस पे जिस पे हम चर्चा करेंगे एडजेक्टिव पे। ये वाला सेक्शन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आज पूरा का पूरा फोकस एडजेक्टिव फ्रेज पे रहने वाला जो है। जब हम बात करते हैं एग्जेक्टिव फ्रेज की, तो आप यूं समझो कि आप एग्जेक्टिव फ्रेज हटा दो, आप फ्रेज याद रखो कि कुछ फ्रेज होता है या कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिनका इस्तेमाल करके हम नाउन के विषय में अतिरिक्त विवरण देते हैं सेंटेंस के अंदर। जब अतिरिक्त विवरण दिया हुआ हो, जब अतिरिक्त विवरण सेंटेंस के अंदर किसी नाउन के विषय में दिया हुआ हो, तब आपको नाउन के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना होता है। कुछ 7 तरीके से मोटा मोटा जो है अतिरिक्त विवरण दिया हुआ होता है। 1 बाय 1 ये 7 तरीके डिस्कस करेंगे हम, 7 तरीके डिस्कस करेंगे जो है हम 1 बाय 1। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने लिया हुआ है कुछ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लगे हुए होते हैं। आप कहोगे सर एडजेक्टिव फ्रेज लगा होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी अगर वो नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देता है तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज भी दूसरी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि नाउन के विषय में अगर कोई भी ग्रुप अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एडजेक्टिव फ्रेज टेक्निकली कहा जाता है। अगर वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है वो फ्रेज तो उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल से इस बात को समझो, फिर उसे साधारण भाषा में समझना है। जैसे मैंने लिखा बुक, तो ठीक है बुक हो गई, बुक कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन इस बुक के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज से। हम ऐसे बुक की बात कर रहे हैं जो कि ऑन द टेबल है, जो टेबल पे किताब रखी हुई है। हम किसी भी बुक की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे बुक की बात कर रहे हैं जो टेबल पे रखी हुई है, हम उसको बोल रहे हैं वो मेरी है। तो इस बुक के पहले आर्टिकल द लगाना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी हम इस बुक को स्पेसिफिक सेंस में बात कर पाएंगे, फिक्स या डेफिनेट सेंस में बात कर पाएंगे। तो ये इसका क्या है, इस किताब की अतिरिक्त जानकारी दी गई है किसके माध्यम से, प्रीपोजिशनल फ्रेज के माध्यम से। साधारण भाषा में से याद रख सकते हो कि अगर किसी नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन किसी वर्ड से, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड से दी हुई हो, तो हम उसको क्या काम करेंगे, हम उसको डेफिनेट कर देंगे उसके पहले आर्टिकल दा लगा के। हम बात कर रहे हैं कैसे आदमी की, हम बात कर रहे हैं कैसे आदमी की विद द रेड हेड, जिसके सर के ऊपर लाल टोपी है। आदमी तो कोई भी आदमी हो सकती है, लेकिन हम सभी की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर लाल टोपी है। वो क्या है, वो मेरे अंकल है भैया। एक व्यक्ति खड़े हैं, उनके ऊपर एक टोपी लगी हुई है, और ये जो टोपी क्या है वो कैसी है, वो रेड है। अगर ये रेड है तो हम इस आदमी की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर रेड टोपी लगी हुई है, और वो क्या है, वो मेरे अंकल हैं। तो इसके पहले आर्टिकल दा हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो नंबर हो गया वो हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ आएगा आपके सामने, उसको देख के आपको समझना है, उसको देख के आपको समझना है कि ये जो नाउन है इसको फिक्स किया गया है सेंटेंस के अंदर, और उसके पहले आर्टिकल दा का आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा जो केस है वो रिलेटिव क्लॉज के साथ इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाएंगे भी। जैसे लिखा है बॉय, ठीक है ना, इस वाले सेंटेंस में हु वॉन द रेस, हम किसी भी लड़के की बात कर सकते हैं, लेकिन हम उस लड़के की बात कर रहे हैं जिसने क्या किया, जिसने रेस को जीता हुआ है, जिसने रेस को जीता हुआ है। इज माई कजिन, वो मेरा कजिन है। द बुक, हम बुक की बात कर रहे हैं दैट यू बोरोड, जो तुम उधार लेके गए थे। मैं किसी भी किताब की बात कर सकता हूं, लेकिन इस सेंटेंस में मैं सिर्फ उस किताब की बात कर रहा हूं जो तुम मेरे से उधार लेके गए हो। भैया दे दो हमको पढ़ने के लिए, मेरी इंग्लिश ग्रामर वाली किताब लेके गए हो भैया, हम उस किताब की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से इसके पहले आर्टिकल दा लगा है। द बुक दैट यू बोरोड इज ऑन द डेस्क, वो डेस्क पे पड़ी है। और यहां पे भी डेस्क के पहले आर्टिकल दा इस वजह से लगाया गया है क्योंकि ये डेस्क सेंटेंस में ये बताना चाहता है कि हम ऐसे डेस्क की बात कर रहे हैं जो जिस आदमी से बात कर रहे हैं, जिस आदमी से बात कर रहे हैं उसके सामने पड़ी हुई टेबल है। जैसे मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूं और ये बोल रहा हूं उसके सामने एक टेबल है, तो मैं बोल रहा हूं भैया वो वाले टेबल पे जो किताब पड़ी हुई है ना वो मेरी है, जो तुम उधार लेके गए थे। इस बुक के पहले आर्टिकल दा इस वजह से लगाया क्योंकि ये जो है, हम उस किताब की बात कर रहे हैं जो किताब तुम उधार लेके गए थे। लेकिन टेबल के पहले भी दा इस वजह से लगाया है क्योंकि मैं उस टेबल की बात कर रहा हूं जो सुनने वाले के सामने पड़ा हुआ है। सुनने वाले के सामने जो टेबल है, मैं उस टेबल की बात कर रहा हूं, इसी वजह से मैंने आर्टिकल दा लगाया है। अगले जरा ध्यान से देखो, द हाउस विच वॉज बुल्ट इन द हाउस विच वॉज बिल्ट इन 920 इज नाउ ए म्यूजियम। हम घर की बात कर रहे हैं, ऐसे घर की बात कर रहे हैं जो बना हुआ है 1920 में।
अब वो म्यूजियम में बदल गया है। तो हमने क्या काम किया, आर्टिकल द यहां पे लगाया, क्यों? क्योंकि इसका विवरण मेंशन है, और किससे मेंशन है? रिलेटिव क्लॉज से मेंशन है। तो पहला जो हमने सेक्शन पढ़ा, वो पहले सेक्शन में हमने ये पढ़ा कि हम प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा के अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दूसरी पढ़ी हमने कि हम रिलेटिव क्लॉज लगा के नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सेंटेंस के अंदर अगर ये दोनों चीजें आप देखो तो उस नाउन के पहले आर्टिकल द लगा दो। फिर तीसरी बात अगर हम करें तो हम इंफिनिटी फ्रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफिनिटी फ्रेज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज प्रैक्टिस। हम यहां पे वे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ने की, अंग्रेजी पढ़ने की। तो हम इस वे के पहले द लगा रहे हैं। और यहां पे एक दूसरा हिंट भी दिया हुआ है, जब हम एडजेक्टिव वाला सेक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताएंगे, अगर सुपरलेटिव डिग्री अगर किसी नाउन के पहले मेंशन है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द हमेशा लगाते हैं। इसी तरीके से आपने सुन रखा होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, इन जैसे शब्द भी जब आते हैं किसी नाउन के पहले तो उसके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू अराइव वाज जॉन। जो पहला पर्सन आया है वो जॉन है। अब यहां पे ये भी है कि द फर्स्ट, हम ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो आया है, ये इसकी वजह से तो द लगा हुआ है। ये एक तो क्लू सीधे सीधे मिल जाता है जो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन ये भी इसके विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको फिक्स कर रहा है। अब ये बात तीसरे एग्जांपल में समझ में आएगी। हम ऐसे डिसीजन की बात कर रहे हैं जो डिसीजन है टू लीव अर्ली, टू लीव अर्ली। तो ये क्या है? ये आपका इंफिनिटी फ्रेज है, टू प्लस लीव प्लस अर्ली, ये आपका इंफिनिटी फ्रेज है कि डिसीजन कैसा है? जल्दी जाने का। डिसीजन कैसा है? जल्दी जाने का। इसी वजह से डिसीजन कोई भी नहीं है, डिसीजन क्या है? डिसीजन अर्ली जाने का डिसीजन ले रहे हैं, इसी वजह से डिसीजन के पहले दा लगा रहे हैं। डिसीजन तो मेरे कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मैं उस डिसीजन की बात कर रहा हूं, उस फिक्स डिसीजन की बात कर रहा हूं जो मैंने लिया था जल्दी जाने का। तो द डिसीजन टू लीव अर्ली वॉज अनएक्सपेक्टेड, इसी वजह से डिसीजन से पहले मैंने दा लगाया है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके, पार्टिसिपल फ्रेज का इस्तेमाल करके जो हम बना सकते हैं। और जब हम पार्टिसिपल फ्रेज की बात कर रहे हैं तो पार्टिसिपल जो फ्रेज है ना, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का इस्तेमाल देखते हैं। जैसे देते हैं बॉय, हम एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जो कि रनिंग इन द पार्क है, जो पार्क में रन कर रहा है। इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ये लड़का है। ये हम उस लड़के की बात कर रहे हैं जिसके विषय में एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी है। अतिरिक्त इंफॉर्मेशन कैसे दी है? रनिंग इन द पार्क, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जो रनिंग इन द पार्क है, जो रनिंग इन द पार्क है। इज माई ब्रदर, जो पार्क में रन कर रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा आपका फ्रेज है जो कि पार्टिसिपल से इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल होता है। द साउंड, हम ऐसे साउंड की बात कर रहे हैं कमिंग फ्रॉम द रूम, जो कि रूम से आ रहा है। कमिंग फ्रॉम द रूम, जो कि रूम से आ रहा है। तो साउंड के पहले हमने आर्टिकल द इसी वजह से लगाया क्योंकि हम ऐसे साउंड की बात कर रहे हैं जिसके विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो कि रूम से आ रहा है। और रूम के पहले आर्टिकल द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम किसी फिक्स रूम की बात कर रहे हैं। वॉच स्ट्रेंज, द कार ब्लॉकिंग द रोड, हम किसी भी कार की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस कार की बात कर रहे हैं जो रोड ब्लॉक कर रहा है, जो रोड ब्लॉक कर रहा है। तो कार के पहले हमने आर्टिकल द लगाया है। अब सवाल यह है कि अगर आपको यह समझ में ना आए कि यह पार्टिसिपल फ्रेज है, अगर आपको यह समझ में ना आया पार्टिसिपल फ्रेज है, तो आप ये बात तो बहुत आसानी से समझ सकते हो ना कि लड़के के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया है। हम ऐसे लड़के की बात करें, किसी भी लड़के की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जो पार्क में रन कर रहा है। हम ऐसे साउंड की बात कर रहे हैं जो कि रूम से आ रही है। हम ऐसे कार की बात कर रहे हैं जो कि रोड को ब्लॉक कर रखा है। या इसको और सही से समझे, हम ऐसे फिक्स लड़के की बात कर रहे हैं जो पार्क में रन कर रहा है। मैं ऐसे फिक्स साउंड की बात कर रहा हूं जो कि रूम से आ रहा है। मैं ऐसे फिक्स कार की बात कर रहा हूं जो कि रोड ब्लॉक कर रहा है। तो ये तीनों डेफिनेट चीजें हैं, ये तीनों फिक्स चीजें हैं। इनको फिक्स करने के लिए आर्टिकल था आपको इनके पहले लगाना पड़ेगा। तो समझ में आया? इसी तरीके से एग्जाम्पल है पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके। हमने बुक के पहले आर्टिकल था इस वजह से लगाया क्योंकि ये बुक के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया है। रिटन बाई जेके राउलिंग, मतलब बुक के विषय में कि ये कोई भी बुक नहीं है, ये वो बुक की बात कर रहे हैं जो कि जेके राउलिंग ने लिखी हुई है। हम ऐसे हाउस की बात कर रहे हैं डैमेज इन द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म में डैमेज हो गया। हम ऐसे स्पीच की बात कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट ने दिया है, गिवन बाय द प्रेसिडेंट। हम किसी भी स्पीच की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बुक, हाउस और जो स्पीच है ये यहां पे फिक्स किया गया है। इनकी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी गई है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज का इस्तेमाल करके। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही हो। एट द एंड आपको ये समझना है कि अगर किसी नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी गई है, इसका मतलब उसे फिक्स किया गया, उसके पहले आर्टिकल दा लगाना है।
किन किन तरीकों से अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी जा सकती है वो मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया 5। इसके बाद अगर हम बात करें जो है, एक ये है अपोजिटिव फ्रेज की बात करते हैं। इसको जनरल भाषा में समझो, क्योंकि जैसे अपोजिटिव फ्रेज की बात करेंगे एक नई दुनिया में चले जाओगे, नया सीखोगे। इसको कहते हैं अपोजिटिव फ्रेज। ये यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अलग ही जगह मूव कर जाएंगे, लेकिन आप सेंटेंस से समझ जाओगे। जैसे मैंने किया द साइंटिस्ट, लेकिन हम ऐसे साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं जो कि नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर है। तो द साइंटिस्ट ए नोबेल प्राइज विनर गिव ए लेक्चर। हम ऐसे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट की बात करें जो कि नोबेल प्राइज विनर है। हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, किसी कैपिटल की बात कर नहीं रहे हैं, हम ऐसे कैपिटल की बात कर रहे हैं जो फ्रांस की है। यहां से तो आप ये समझ सकते हो कि भाई ऑफ फ्रांस लिखा है, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया कि हम किसी भी कैपिटल की बात कर रहे हैं, पर फ्रांस की कैपिटल की बात कर रहे हैं तो हम इसके पहले आर्टिकल दा लगा रहे हैं, कॉमा लगा के पेरिस दिया है, ये कैपिटल का नाम भी दे दिया है, पेरिस इज ब्यूटीफुल। कुल मिला जुला के अंत में आपको यही याद रखना है कि आप अगर किसी नाउन का अतिरिक्त इंफॉर्मेशन सेंटेंस के अंदर पाते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन पाते हो, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन, किसी नाउन का विवरण दिया हो, अतिरिक्त विवरण दिया हो, एडिशनल डिस्क्रिप्शन दिया हो सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस से, तो उसके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। तो हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दिया। इसी तरीके से बात करें जो है, जैसे बहुत सारे जो है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अगर किसी नाउन के पहले दिया हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो अगर ऑर्डिनल नंबर्स दिया हुआ है तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हो। ये तो ऐसा रट जाता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो जैसे हमने लिखा चैप्टर है, लेकिन हमने इसके पहले फर्स्ट लगाया है, तो फर्स्ट और इसके पहले लास्ट लगाया ट्रेन के पहले, तो फर्स्ट के पहले द लगता है, लास्ट के पहले द। तो जो भी आपके ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि जो ऑर्डिनल नंबर लगाए जाते हैं वो नाउन को डेफिनेट करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है ना, उनको फिक्स करने के लिए लगाया, तो उनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ये तो ऐसा चीज है कि जो रूल एक बार रट के पढ़ के जाओ तो इसके क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर वर्ड देख के आपको इसका वो करना पड़ता है। तो ये तो आसान है, 7 वाला सेक्शन बहुत आसान है, इसके पहले वाले सेक्शन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। अब चलो जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं उनको करते हैं। आप देखोगे उन सारे क्वेश्चंस को बहुत फटाफट कर लोगे, आपको टाइम ही नहीं लगेगा अगर एक बार आप ये पहचानना सीख जाओ कि अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त विवरण कैसे कैसे दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखना, देयर वॉज इनफ रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन है किस पे, ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। ये है प्रीपोजिशन और ये है दूसरा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और प्रीपोजिशन जब ऑब्जेक्ट लेता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अगर वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए, जो कि है। इसका मतलब है ये सेमी वर्ब सेमी नाउन है, ये नाउन है। इसका डिस्क्रिप्शन मेंशन है ऑफ फेक मेडिसिन, इसका अतिरिक्त इंफॉर्मेशन मेंशन है, सेलिंग कर रहे हैं फेक मेडिसिन की, तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, ऑन द सेलिंग ऑफ द फेक मेडिसिन। इसी तरीके से द कैप्टन स्कोर्ड ए सेंचुरी ए सेकेंड इनिंग्स, ये जो लगा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे द लगाना पड़ेगा, और इसका रीजन आपको समझना पड़ेगा कि हमने आर्टिकल द इस वजह से लगाया क्योंकि हम किसी फिक्स मैच की कैप्टन की, मतलब हम किसी फिक्स मैच के फिक्स कैप्टन की बात करना चाहते हैं। मैच का जो कैप्टन होगा वो तो फिक्स ही होगा, तो हम जिस मैच को यहाँ मेंशन करना चाह रहे हैं उसी मैच के कैप्टन की बात कर रहे हैं, और हमें सेकेंड इनिंग से पहले द इस वजह से लगाना पड़ेगा क्योंकि हम किसी मैच के फर्स्ट इनिंग के सेकेंड इनिंग की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फिक्स मैच की बात कर रहे हैं, उसके फिक्स कैप्टन की बात कर रहे हैं, उसकी फिक्स सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं। सेकंड इनिंग तो किसी मैच का हो सकता है, लेकिन हम इसलिए द सेकंड इनिंग लगा रहे हैं क्योंकि हम जिस मैच की बात कर रहे हैं उसी मैच के सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं, जिसका पर्टिकुलर बंदा कैप्टन है, जिसमें उसने सेंचुरी मारी है। इस वजह से आर्टिकल द आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से सीजीएल मेंस का क्वेश्चन देखो, द किंग जॉन कार्लोज ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर ए 3 days विजिट। जब सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ट्रिकी रहता है। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द किंग जॉन कार्लोज ऑफ स्पेन। अगर मैं लिखता किंग ऑफ स्पेन, तो इस बात को समझना बहुत आसान था कि भाई ये जो किंग हमारा नाउन है, इसका जो है अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे दिया कि राजा तो कहीं का हो सकता है, पर किस राजा की बात कर रहे हैं, स्पेन के राजा की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, द किंग ऑफ स्पेन। लेकिन अगर किंग का नाम दे दिया है, जैसे कि यहां दिया है किंग जॉन कार्लोज, ठीक है ना, तो इसको फिक्स कर दिया गया क्योंकि नाम मेंशन कर दिया गया है, तो इस वजह से इसके पहले आर्टिकल द लगाने की जरूरत यहां पे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका नाम ही मेंशन कर दिया गया है। तो जैसे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करना हो, जैसे जॉन कार्लोज बहुत सारे, और बहुत सारे जॉन कार्लोज बहुत सारे देश के राजा भी हों, उस केस में आप आर्टिकल द लगाओगे तो सही हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं भाई, किसी जॉन कार्लोज जो है एक से ज्यादा बंदों के नाम हो सकते हैं, लेकिन वो राजा भी हो एक से ज्यादा देशों के, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो खाली इमेजिनेशन में ही संभव है।
इसी वजह से अगर आप आर्टिकल द लगाओगे तो इसकी मीनिंग ये निकल के आएगी, इसकी मीनिंग एक्चुअली क्या निकल के आएगी कि जॉन कार्लोस नाम के कई सारे राजा हैं, कई सारे देशों के हैं, लेकिन हम उस जॉन कार्लोस राजा की बात कर रहे हैं जो स्पेन का राजा है। इसकी मीनिंग ये निकलेगी टेक्निकली कि कई सारे राजा हैं, कई सारे देशों के राजा जॉन कार्लोस हैं, और हम उस राजा की जॉन कार्लोस की बात कर रहे हैं जो कि स्पेन के राजा है। इसकी मीनिंग ये निकलेगी। जब आर्टिकल द हटाओगे तब सही निकल के आएगा मीनिंग जो है कि किंग, हम ऐसे किंग जॉन कार्लोस की बात कर रहे हैं जो स्पेन के राजा हैं, जो कि आए हुए हैं, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, वरना इसकी मीनिंग दूसरी दुनिया में निकल जाएगी, इमेजिनेशन में निकल जाएगी। अगला जरा ध्यान से देखो, इफ फर्स्ट, जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखोगे तो रूल नंबर 7 जैसे मैंने बताया अभी आपको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, ये तो ऐसे ही देख के लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये समझ पाओगे, लिखा है डेथ, डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। ये सीपीयू का क्वेश्चन आया हुआ है। अब जब हम डेथ की बात कर रहे हैं तो डेथ किसकी बात कर रहे हैं, ये विवरण दिया हुआ है कि डेथ ऑफ ओनली सन, और ये किसका बेटा है, वो मोहन का है। सेंटेंस के अंदर पता भी चल रहा है कि हम मोहन के बेटे के डेथ की बात कर रहे हैं, मतलब किसी फिक्स आदमी की बात कर रहे हैं। तो जो डेथ है ना, जो डेथ है वो किसी फिक्स आदमी की है, तो इस डेथ को फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको आर्टिकल था इसके पहले लगाना पड़ेगा, द डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। अगला दिया हुआ है, इन वर्ड ऑफ आवर्स वन हैज टू कंप्लीट होगा, यहां पे कंप्लीट नहीं होगा, हटा देना यहां से, ठीक है ना, फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो इन वर्ड लिखा है, संसार तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन हम हमारे संसार की बात कर रहे हैं। संसार तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन अतिरिक्त इंफॉर्मेशन मिल गया है कि हम किसके संसार की बात कर रहे हैं, हम हमारे संसार की बात कर रहे हैं। तो हमें इसके पहले आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा, इन द वर्ड ऑफ आवर्स वन हैज टू कंप्लीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इसके बाद अगर हम बात करें, ऑल मैंगोज, सभी मैंगोज सही हो सकता है, लेकिन जैसे इस मैंगोज का विवरण दे दिया कि हम उन सारे आमों की बात कर रहे हैं जो कि बास्केट में है, इस बास्केट में इसी आम की बात कर रहे हैं। बहुत सारे मैंगोज बहुत सारी जगहों पे हो सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे दी गई है, किससे, प्रीपोजिशनल फ्रेज से दे दी गई है। तो हम इस मैंगोज के पहले आर्टिकल दा लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल द मैंगोज, ऑल द मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। अगला जरा ध्यान से देखें, अगले कुछ क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, ये देखो, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन ए नाइट ऑफ क्राइम। देखो, ए नाइट लिखना सही है, लेकिन अगर हम, ए नाइट का मतलब हो गया जनरल किसी रात की बात कर रहे हैं, किसी एक रात की बात हो गई, लेकिन अगर हम इसका विवरण दे दें, हमने क्या दे दिया, ये कोई भी रात नहीं, ये तो वो वाली रात है जो क्राइम वाली रात है। अगर क्राइम वाली रात है तो आपको आर्टिकल ए हटा के क्या करना पड़ेगा, इस रात को फिक्स करना पड़ेगा, द नाइट ऑफ क्राइम लिखना पड़ेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब यहां जरा ध्यान से देखो, टी दिया हुआ है, विच आई एम ड्रिंकिंग, चाय तो कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं उस चाय की बात कर रहा हूं जो मैं पी रहा हूं, वही गर्म है, इज हॉट। तो ये टी के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। ये रिलेटिव क्लॉज से अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया गया है। कुछ क्वेश्चन और हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, जरा देखो, बहुत बड़ा है, 2017 सीजीएल मेंस में आया था। गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लीजर नोन पर्टिकुलरली रिगार्डिंग स्पीड एंड स्टेल्थ विथ विच द नेगोशिएशन वर कंप्लीटेड। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इस गवर्नमेंट की बात करें और गवर्नमेंट के पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट कहां की गवर्नमेंट है कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। या तो हम लिख दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, गवर्नमेंट ऑफ समथिंग, तो भी अगर इसका डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दे तो हमें आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। और अगर हमने डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं किया तो भी हमें आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। और इसके पहले जब हम आर्टिकल दा लगाएंगे तो मीनिंग ये होगी कि जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, ये वो अपने गवर्नमेंट की बात कर रहा है, अपने देश की गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो यहां पे जब तक गवर्नमेंट के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे ये वेग हो जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा कि गवर्नमेंट कहां की है, किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पहले आर्टिकल दा लगाएंगे तो इससे ये पता चलेगा कि जो स्पीकर है हम वो अपने गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और किसी और देश के गवर्नमेंट की बात हो तो आप यहां ऐसे मेंशन करोगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, द गवर्नमेंट ऑफ भूटान, द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। ये तब आएगा क्योंकि गवर्नमेंट के पहले आर्टिकल दा नहीं है, इसका मतलब है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट नहीं, इसके पहले आर्टिकल दा की नीड है। आपको समझना पड़ेगा, ये हिडन था कि गवर्नमेंट के पहले दा लगाना है क्योंकि स्पीकर अपने गवर्नमेंट की बात कर रहा है। अगली बात हो रही है, वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ, ये देखो स्पाइस है और इसका अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ऑफ लाइफ है।
तो स्पाइस के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल डाल लेना पड़ेगा। द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पैथ होल्स। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, CHSL में आया था। हमने लिखा है रोड, रोड के पहले द लगाया है, इसका मतलब हम किसी फिक्स रोड की बात कर रहे हैं। फ्रॉम माई हाउस, मैं उस रोड की बात कर रहा हूं जो मेरे घर से निकल रहा है। मान लो ये मेरा घर है, ठीक है ना, ये मेरा घर है, मेरे से रोड निकलती है, तो बहुत सारी रोडें हो सकती है, पर वो रोड जो मेरे घर से निकल रही है, आर्टिकल द लगा के मैंने फिक्स कर दिया है। टू टेम्पल, टू टेम्पल, जब मैं टेम्पल कर रहा हूं, मान लो ये टेम्पल हो गया कोई, इस टेम्पल की तरफ रोड जा रही है, और ऐसी भी संभावना हो सकती है मेरे तरफ से जो है 3 रोडें जा सकती है, एक से ज्यादा टेम्पल हो, इधर 3 टेम्पल हो। मतलब मेरे घर से, मैं अगर कानपुर में हूं, मैं इधर जेकर टेम्पल के लिए एक रोड जाती है, एक पनकी मंदिर के लिए रोड जाती है, एक दूसरे मंदिर के लिए रोड जाती है, तीसरे मंदिर के लिए रोड जाती है। अभी भी सेंटेंस वेग होगा जब तक हम टेम्पल के पहले आर्टिकल दा ना लगा दें। मतलब हम ये भी फिक्स ना कर दे कि हम इस वाले टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, या इस वाले टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, या इस वाले टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे आर्टिकल दा लगा देंगे, इसका मतलब है कि स्पीकर और लिसनर को ये बात अंडरस्टूड हो जाएगी, कि नोन हो जाएगी कि हम कौन से रोड की बात कर रहे हैं, कौन से फिक्स रोड की बात कर रहे हैं जो मेरे घर से निकल के टेम्पल की तरफ जा रही है। मतलब दोनों को पता है कि वो किस रोड की बात कर रहे हैं। रोड के पहले द लगाया है तो फिक्स हो गया भाई घर से निकलने वाली रोड। टेम्पल के पहले द लगा दिया है तो स्पीकर लिसनर को यह भी पता चल गया है कि मेरे घर से टेम्पल के बीच में, ठीक है ना, स्पीकर लिसनर के को अंडरस्टूड हो जाएगा कि कौन से टेम्पल, कौन से रोड की बात हो रही है और कौन से घर की बात हो रही है। तो हमें यहां पे भी और यहां पे भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला CHSL में क्वेश्चन आया था, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो कालिदास इज ए शेक्सपियर अगर मैं लिखूं, अगर एक आदमी की तुलना दूसरे आदमी से करूं तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, कालिदास इज शेक्सपियर। लेकिन अगर इसका अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे दूं, हमने दे दिया है क्या है कि शेक्सपियर है कहां के, इंडिया के। शेक्सपियर है कहां के, इंडिया के। तो हमने इसकी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे दी। अगर अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे दी तो आर्टिकल ए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसको फिक्स करना पड़ेगा कि हमने फिक्स कर दिया शेक्सपियर इंडिया के। ऐसे भी तो हो सकते हैं, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑफ पाकिस्तान, ऑफ शेक्सपियर ऑफ समथिंग, मतलब समवेयर, ये आप कह सकते हो ना। तो कालिदास इज ए शेक्सपियर, अगर ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन मेंशन है तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आर्टिकल दा का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, ये है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ स्कूल। देखो यहां पे बात यह है कि स्कूल के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल है, जरा ध्यान से देखना। सॉरी, इस रूल्स के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल है, रूल्स ऑफ स्कूल, ठीक है ना। और उसके बाद टीचर्स के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल है। तो ध्यान से देखो कि एक स्कूल है, ये कोई रैंडम स्कूल है, चलो ठीक है। इस स्कूल के पहले इस स्कूल का कोई रूल होगा, उस रूल की बात कर रहे हो। इसी स्कूल का कोई टीचर होगा, उस टीचर की बात कर रहे हो। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कि उसी स्कूल के हेडमास्टर की बात करो। भाई सेंटेंस तो तभी करेक्ट होगा ना कि हेडमास्टर भी उसी स्कूल का हो, टीचर भी उसी स्कूल का हो, रूल्स भी उसी स्कूल का हो, तब सेंटेंस की ग्रामेटिकली करेक्ट मीनिंग आएगी। तो हम अगर इसके आगे आर्टिकल दा लगा दे, द हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ स्कूल, और रूल्स ऑफ स्कूल की जगह इसके साथ भी रूल्स ऑफ द स्कूल होना चाहिए, ठीक है ना, रूल्स ऑफ द स्कूल होना चाहिए, ठीक है ना। द हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, इसका यह मतलब हो जाएगा यहाँ पे फिक्स स्कूल की बात हो रही है। या अगर आपने इसके पहले आर्टिकल दा नहीं लगाया है तो ये भी एक तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। किसी रैंडम स्कूल की बात हो गई तो हमने रैंडम ले लिया, ठीक है ना। अब उस स्कूल के रूल्स की चर्चा करे दे रहे हैं, उसके टीचर्स की चर्चा करे दे रहे हैं, उसी हेडमास्टर की चर्चा कर दे रहे हैं। तो जो एरर था वो यहाँ पे हेडमास्टर के पहले आर्टिकल दा लगाना था। समझ में आई बात? मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ पाए होगे, आप ये बात समझ पाए होगे कि ये जो आर्टिकल दा का इस्तेमाल है वो ऐसा होता है कि नाउन के बाद अगर कोई उसका विवरण दे दिया जाए, चाहे वो प्रीपोजिशनल फ्रेज से दे दिया जाए, चाहे रिलेटिव क्लॉज से दे दिया जाए, चाहे वो इन्फिनिटिव फ्रेज से दे दिया जाए, पार्टिसिपल फ्रेज से दे दिया जाए, अपोजिट फ्रेज से दे दिया जाए जो है, या ऑर्डिनल नंबर इस्तेमाल करके दे दिया जाए जो है, इन सारे केसेस में हमें नाउन को फिक्स करना होता है आर्टिकल दा लगा के।
तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी क्लास आपके आर्टिकल के कंसेप्ट को थोड़ा मजबूत करेगी। ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जितना मैंने पढ़ा दिया अगर इतना एक दो बार रिवाइजन करके चले जाओगे, एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। इस पे एक और डिस्कशन करूंगा, एक और सेपरेट जो है रूल में वीडियो लेके आऊंगा। मैंने उसकी पीपीटी बना रखी है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने उसको इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ये और है, ये डिस्कशन है, किसी सेपरेट में लेक्चर में करूंगा। तो आज की क्लास को यहीं एंड करता हूँ। अगले लेक्चर में जो है फिर आपके साथ मिलूंगा रूल नंबर 13 के साथ।